सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है 16th फाइनेंस कमीशन। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। 16th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है 2026 से 31 के पीरियड के लिए, और यूनियन गवर्नमेंट ने उस रिकमेंडेशंस को टैक्स डेवोल्यूशन टू स्टेट्स पर जो है उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो इंडिया का जो फिजिकल फेडरल स्ट्रक्चर है वो आर्टिकल 270 और 280 में आउटलाइन है। तो आर्टिकल 270 जो है वो प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। आर्टिकल 280 मैंडेट करता है कि एक फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए। तो कौन से टैक्सेस शेयर किए जाते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में? कॉरपोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सीजीएसटी, आईजीएसटी। लेकिन जो सेस और सरचार्जेस होते हैं जो सेंटर लिवाई करता है वो इस डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होते हैं। जो डिविजिबल पूल है वो लगभग 81% ऑफ ग्रॉस सेंट्रल ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का जो है वो पार्ट होता है। ठीक है। और हम इसके अलावा जो है वो बाकी सेस और सरचार्ज होते हैं। अब दो तरह की डेवोल्यूशन होती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या होती है? बेसिकली जो शेयर ऑफ स्टेट्स होता है डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस का, उसको हम कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। 13th फाइनेंस कमीशन तक ये 32% तक होता था। इसको बाद में बढ़ाकर 42% किया गया 14th फाइनेंस कमीशन में, और 15th फाइनेंस कमीशन में इसको रिड्यूस करके 41% किया गया, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में बना दिया गया था। अब हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन क्या होता है कि मतलब स्टेट्स का शेयर आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है। तो इसके ये सबसे जो है परसिस्टेंट डिबेट्स का पार्ट रहता है कि इकोनॉमिकली एडवांस स्टेट्स कहती हैं कि हमें ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए, लेस डेवलप्ड स्टेट्स को कम मिलना चाहिए। ठीक है। तो डिमांड्स क्या रहती हैं कि बहुत सी स्टेट्स तो ये भी कह रही हैं कि वर्टिकल डेवोल्यूशन में भी इंक्रीज़ किया जाए, जो 41% है उसको बढ़ा दिया जाए। फिर कई स्टेट्स डिमांड कर रही हैं कि सेस और सरचार्ज को भी डिविजिबल पूल डिविजिबल पूल में इंक्लूड किया जाए। और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में कुछ स्टेट्स कह रही हैं कि इक्विटी पैरामीटर्स जो है वो डोमिनेंस उनकी होनी चाहिए कम। कुछ स्टेट्स हैं जो कह रही हैं कि इनकम डिस्टेंस जो है उसका वेट कम होना चाहिए। अब इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स तो ऑफ कोर्स ये कह रही हैं कि जो स्टेट की कंट्रीब्यूशन जितनी है जीडीपी में, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो। ये डिमांड्स रिफ्लेक्ट करती हैं बेसिकली कि रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मेंस के ऊपर टेंशन है। ठीक है। अब रिकमेंडेशन 16 फाइनेंस कमीशन ने क्या दी हैं? कमीशन ने जो है वो सेस और सरचार्ज के जो है प्रपोजल को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। स्टेट्स के शेयर को 41% ही रखा गया है। ये कहा है कि स्टेट्स को ऑलरेडी ही जो है टोटल टैक्स रेवेन्यूज़ में काफ़ी शेयर मिल जाता है, और बहुत सारी जो यूनियन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में वो वैसे भी स्टेट्स को मिलती है, और यूनियन गवर्नमेंट को भी तो हायर रिसोर्सेज की ज़रूरत है डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इसलिए कोई मेजर चेंज जो है वर्टिकल डेवोल्यूशन में नहीं हुआ है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में कमीशन ने दो गाइडिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए हैं। एक तो चेंज जो है स्टेट्स के शेयर को जो है वो कहा है कि ग्रेजुअल होना चाहिए, और एफिशिएंसी और ग्रोथ कंट्रीब्यूशंस को उनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। तो उसके लिए न्यू क्राइटेरिया बनाया गया है स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ठीक है। ताकि इंश्योर होए कि ड्रास्टिक रिडिस्ट्रीब्यूशन जो है करने की बजाय धीरे धीरे डायरेक्शनल शिफ्ट हो, और जो अच्छी स्टेट्स परफॉर्म कर रही हैं उनको रिवॉर्ड भी मिले। ठीक है। तो ओवरऑल बेसिकली एक कैलिब्रेटेड शिफ्ट किया है 16th फाइनेंस कमीशन ने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी जो है वो शेयर की हैं। उन्होंने कहा है कि सेंटर जो है उसको सेस और सरचार्ज के ऊपर जो है वो अपनी जो है डिपेंडेंसी कम करनी होगी। स्टेट्स को सब्सिडीज़ भी कम करनी होंगी, और उसको एफिशिएंट और टारगेटेड बनाना होगा। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी हैं, और उसको एक्टिवली परसू करा जाए। स्टेट्स को जो है वो अपने फिजिकल डेफिसिट्स और डेट लेवल्स को भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। दोनों स्टेट्स और सेंटर दोनों को जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रिफॉर्म्स करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, यूएस डाइल्यूट्स ट्रेड डील लैंग्वेज। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूएस ने अपनी फैक्ट शीट जो थी इंडिया और यूएस ट्रेड डील पर, उसको जो है वो रिवाइज करके लैंग्वेज को सॉफ्टन कर दिया है कि इंडिया की क्या कमिटमेंट्स होंगी, और इवन जो डिजिटल सर्विसेज टैक्स और टैरिफ कट्स ऑन पल्सेस था उसके रेफरेंसेस को भी रिमूव कर दिया है। तो जो अर्लियर फैक्ट शीट थी वो कह रही थी कि इंडिया जो है वो कमिट करेगा परचेज करने को $500 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोल और अदर प्रोडक्ट्स। अब इस कमिटमेंट वर्ड को हटाकर इंटेंड कर दिया गया है। जो ओरिजिनल फैक्ट शीट थी वो कह रही थी कि इंडिया जो है रिमूव करेगा डिजिटल सर्विसेज टैक्स, नेगोशिएट करेगा बायलैटरल डिजिटल ट्रेड रूल्स, प्रोहिबिट करेगा कस्टम ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस। इस सेक्शन जो है
जो कि असल में जॉइंट स्टेटमेंट का पार्ट नहीं था, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है टोटली। अब जो है अर्लियर फैक्ट शीट थी वो कह रही थी कि टैरिफ रिडक्शन होंगे सर्टेन पल्सेस पर, जो कि एक पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू था इंडिया में, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। और पल्सेस की बजाय जो है वो अब एक लिस्ट दे दी गई है ड्राइड डिस्टिलर ग्रेन्स की, रेड सोरगुम, ट्री नट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स की। जो अर्लियर लैंग्वेज थी उससे जो है वो अपोजिशन पार्टीज और फार्मर्स ग्रुप्स जो है वो खुश नहीं थे। अब पल्सेस जो हैं जॉइंट स्टेटमेंट में मेंशन तो नहीं थी, लेकिन कॉमर्स मिनिस्ट्री का ये ज़रूर कहना है कि मार्केट एक्सेस जो है पल्सेस को वो जो है वो कुछ तो मिलेगा एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, लेकिन डिटेल्स इसके बारे में भी नहीं बताई हैं। इंडिया ऑलरेडी जो है वो 20% ऑफ एनुअल पल्सेस जो है कंजम्पशन के लिए अपनी इंपोर्ट ही करता है, 20%। और बहुत सारी कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है, लगभग 45.48 बिलियन डॉलर का हमने लास्ट ईयर इंपोर्ट किया है, लेकिन यूएस का उसमें बहुत ही छोटा सा शेयर है। तो रिवीजन जो है वो ये दिखा रही है कि गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ रिलायंस चाहती है पल्सेस प्रोडक्शन में। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने तो इवन ये भी कहा कि पल्सेस इंपोर्ट जो है वो एक मैटर ऑफ शेम है इंडिया के लिए, कि हम इस पे सेल्फ रिलायंस नहीं कर पा रहे हैं। फार्मर ग्रुप्स ने नेशन वाइड स्ट्राइक प्लान की है। उन्होंने कहा है कि जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस नेगोशिएशंस में, और एक बैकडोर एंट्री देने की कोशिश की जा रही है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को थ्रू ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स के थ्रू। तो अगर हम देखें तो $500 बिलियन का जो परचेज टारगेट सो कॉल्ड है वो है क्या? तो $500 बिलियन की जो फिगर है वो कंसर्न्स रेज कर रही है फार्मर्स की। वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंपोर्ट से ये पूरा किया जाएगा, लेकिन इंडियन ऑफिशियल्स का ये कहना है कि टारगेट कोई सोवरन कमिटमेंट नहीं है, ये परचेजेज हैं जो प्राइवेट कंपनीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो मेक करेंगी अमेरिका से। तो जो ये रिवाइज्ड यूएस फैक्ट शीट है, इसने जो है वो डिजिटल सर्विसेज टैक्सेस और जो है री इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वलाइजेशन लिवाई के ऊपर जो भी प्रोविजंस थे उनको ड्रॉप कर दिया है। और इंडिया जो है ये चेंज जो है कंसर्न्स रेज हो रहे थे कि इंडिया क्या अपनी फ्यूचर टैक्सेशन पावर जो है अमेरिकन टैक्स फर्म्स पर वो सरेंडर कर रहा है क्या? तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हम बाइंडिंग कमिटमेंट्स देते हैं ऐसी ट्रेड डील्स में तो उससे इंडिया की रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी कंस्ट्रेन होगी। तो ब्रॉडर कंसर्न ये भी है कि हम डेटा लोकलाइजेशन भी चाहते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ट्रेड कंडीशंस जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट करेंगी इंडिया की एबिलिटी टू एनफोर्स लोकलाइजेशन पॉलिसीज़, या फिर अपनी डिजिटल सोवरेनिटी को सेफ गार्ड करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया का ऑलरेडी वास्ट यूज़र बेस है, ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी है, तो इंडिया के पास सिग्निफिकेंट लीवरेज है, उसको हमें खोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स। ये टॉपिक सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स जो है कुछ मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के फ्रॉम 6 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, उन्होंने फर्स्ट एवर गवर्नमेंट सपोर्टेड नेशनल बायो बैंक जो है एक सबसेक्शन ऑफ रेयर डिसीजेस का, जिनको हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसे कंपाइल किया है। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स जो है रेयर जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जो बेसिकली बिल्डअप ऑफ टॉक्सिक मटेरियल कर देती हैं आपकी बॉडी के सेल्स में। ये डिसऑर्डर्स जनरली प्रेगनेंसी या फिर उसके बर्थ के बाद आते हैं और बहुत ही कम जो है एडल्ट्स में डेवलप होते हैं। तो ये म्यूटेशंस इन द जीन्स की वजह से ही होते हैं ये। ठीक है, कोई क्योर नहीं होता है इनका, लेकिन ट्रीटमेंट से जो है सिर्फ सिम्टम्स को ही मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राष्ट्रीय कर्मयोगी लार्ज स्केल जन सेवा प्रोग्राम। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल ने कहा है कि लगभग 10.5 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ट्रेन किया गया है राष्ट्रीय कर्मयोगी लार्ज स्केल जन सेवा प्रोग्राम के अंडर। तो ये एक नेशनल बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है सिविल सर्वेंट्स के लिए। इसको लॉन्च किया गया था कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा। डिज़ाइन किया गया है एम्फेसाइज करने के लिए अपॉन डीपर सेंस ऑफ सेवा भाव एंड स्वधर्म। तो ये फोकस करेगा इंप्रूव करने को क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। अब कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है मिशन कर्मयोगी फ्रेमवर्क की, ताकि सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जो है ड्राइव हो सके। तो इसके अगर हम फंक्शंस देखें कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन के, तो स्ट्रेंथन करना ह्यूमन रिसोर्स फाउंडेशंस को ऑफ द गवर्नमेंट, और फॉस्टर करना एक कल्चर ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग अमंग ऑल लेवल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं या फंक्शंस हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। ये टॉपिक सोशल इश्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो 5 प्लेसेस क्लाइंब हुआ है और 91st पोजीशन पर आया है आउट ऑफ 182 कंट्रीज इन करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025। तो ये मोस्ट वाइडली यूज ग्लोबल करप्शन रैंकिंग है वर्ल्ड की, और ये जो एनजीओ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सिंस 1995 ये पब्लिश करता है हर साल। और ये इंडेक्स बेसिकली परसीव्ड लेवल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर करप्शन के बेसिस पर ये डिटरमिन करता है रैंकिंग ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, तो लीस्ट करप्ट नेशंस जो हैं वो डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर हैं। मोस्ट करप्ट हैं
साउथ सूडान, सोमालिया, वेनेजुएला। और इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो 96 से बढ़कर अब 91 पर हुई है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है अपने स्केल और मोमेंटम जो है वो, इंडिया के पास स्केल और मोमेंटम है इन्फ्लुएंस करने का कि कैसे ग्लोबल बिजनेस जो है वो क्लाइमेट रिस्क को रिस्पॉन्ड करे। ये कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो हैं साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव ने कहा है रिसेंटली। तो ये साइंस एसबीटीआई है क्या, कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जो इनेबल करती है कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड वाइड कि वो अपना पार्ट प्ले कर सकें कॉम्बैट करने में क्लाइमेट क्राइसिस को। एसबीटीआई डेवलप करती है स्टैंडर्ड्स, टूल्स और गाइडेंस जो अलाउ करती है कंपनीज को सेट करने को ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिडक्शन टारगेट्स। ये बेसिकली हेल्प करती है कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वर्ल्ड वाइड कि वो अपने रिस्क मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकें, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन कर सकें और लीडर्स बने सस्टेनेबिलिटी में, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is 16th Finance Commission. This topic is important for your polity section. So 16th Finance Commission has submitted its report for 2026-2023 31 period, and the Union government has accepted its recommendations on tax devolution to states. So if we look at the fiscal federalism framework of India, India's fiscal federal structure is anchored on in two articles of the Constitution, Article 270 and 280. Article 270 provides for the distribution of net tax proceeds between center and states, and Article 280 mandates that there should be a finance commission constituted every 5 years to recommend how this distribution should take place. So taxes which are shared between the center and states include personal income tax, corporation tax, CGST, IGST, but the cess and surcharges which are levied by the center are excluded from the divisible pool. So the divisible pool forms about 81% of the center's gross tax revenues. Okay. So there are two types of devolution. First is the vertical one, then there is horizontal one. Vertical devolution basically means the share of states in the divisible pool of central taxes. It was about 32% in the 13th Finance Commission, then it was raised to 42% in 14th Finance Commission, but then it was again reduced to 41% because Jammu Kashmir was made into two union territories. Okay, so horizontal devolution refers to how the states would distribute the share among themselves. Okay, through of course the Finance Commission. So this has led to persistent debates between economically advanced and less developed states. So states are demanding that there should be increase in vertical devolution. Some states are also demanding the inclusion of cess and surcharge in the divisible pool. Many states want equity parameters to retain dominance, but some states want the reduction of weight of income distance. Industrialized states are demanding inclusion of states' contribution to GDP as a criteria. So these demands basically reflect the tension between redistribution and reward for performance. But what has actually been recommended by 16th Finance Commission? So Commission has rejected the proposal to cap or include the cess or surcharge in the divisible pool. It has retained the state's share at 41%, saying that states already receive a substantial share of total tax revenues. Much of the union spending under the centrally sponsored schemes are routed to the states. The union requires higher resources for defense and infrastructure also. Also, there is no major change in vertical devolution. So, Commission has adopted two guiding principles for horizontal devolution, saying that changes in state shares should be gradual. Efficiency and growth contributions should receive due recognition. Therefore, a new criteria of states' contribution to GDP has been introduced, so as to ensure a directional shift without drastic redistribution. So overall, the outcome represents a calibrated shift towards efficiency while maintaining redistributive balance. Okay, so Commission has also made some other important observations. The center should progressively reduce reliance on cess and surcharge. States should make subsidies more efficient and targeted. Power sector reforms must be actively pursued. States need to control fiscal deficits and debt levels. Both the center and states should undertake public sector enterprise reforms. Okay. So the next topic is US dilutes trade deal language. This topic is important for your uh, economy section. So US has revised its fact sheet on the India-US trade deal, softening its language on India's commitment and removing references to digital services taxes and tariff cuts on pulses. So earlier fact sheet stated that India had committed to purchasing over $500 billion worth of US energy, ICT, coal and other products, but now this word commitment has been replaced with intents.
Okay, the original fact sheet also claimed that India would remove its digital services tax, negotiate bilateral digital trade rules, prohibit custom duties on electronic transmissions. But this section has already been removed now. Okay, the earlier fact sheet also mentioned tariff reductions on certain pulses. The updated version drops pulses and instead lists products like dried distillers grain, red sorghum, tree nut, fresh and processed fruit, soybean oil, wine and spirits. The earlier language had triggered criticism from opposition parties and farmers. Okay, there was a major concern about pulses being included in the trade deal. So pulses were not mentioned in the joint statement, but Commerce Ministry has indicated that market access for pulses may still be part of the agreement. India imports about 20% of its annual pulses consumption to meet its domestic demand, but key suppliers include Canada, Russia, Brazil, Myanmar, and some African countries. And US is just a minor supplier to it. At the same time, government is promoting self-reliance in pulses production, but farmer groups have already announced a nationwide strike. They are saying that there will be a possible backdoor entry of genetically modified products through the dried distillers grains. Okay, so in the last year, India imported about $45.62 billion worth of American goods and exported about $86.5 billion to the US. The $500 billion figure has raised concerns about farmers. They are saying that this will be met through a sharp increase in agricultural imports. But Indian officials have claimed that this target is not a sovereign commitment, but these purchases would be made by private companies over a period of time. Okay. So the revised US fact sheet has also dropped a section which suggested that India would remove the digital services taxes and it would refrain from reintroducing equalization levy. Okay, so this change follows concerns that India may have limited its future taxation powers over American tech firms. Experts have also argued that binding commitments in trade deals could constrain India's regulatory flexibility. There is a broader concern which that extends to data localization, and critics warn that trade conditions may restrict India's ability to enforce localization policies or safeguard digital sovereignty. We already have a vast user base and growing digital economy, so India already holds significant leverage which we should not surrender. So the next topic is lysosomal storage disorders. This topic is important for your social issues. So researchers from medical and research institutions across 6 states and 2 union territories have compiled the first government-supported national biobank of a subsection of rare diseases called lysosomal storage disorders. So these are basically the rare genetic conditions which cause a buildup of toxic materials in your body cells. These disorders usually appear during pregnancy or soon after birth, and they rarely emerge uh, in adults. Okay, so the majority of LSDs are caused by mutations in the genes encoding a lysosomal enzyme. There is no cure for these diseases, but treatments can help you manage the symptoms. So the next topic is Rashtriya Karmyogi Large Scale Jan Seva Program. This topic is important for your governance section. So Ministry of Personnel has said that 10.5 lakh government servants trained under Rashtriya Karmyogi Large Scale Jan Seva Program uh, basically they have been trained. So this is a national behavioral transformation initiative for civil servants, which was launched by the Capacity Building Commission. It is designed to emphasize upon the deeper sense of Seva Bhav and Swadharma, and it is focused on improving quality of service delivery. Okay. So, what is Capacity Building Commission? It is the executive body of Mission Karma Yogi framework to drive civil service reforms through capacity building and competency based learning. It works to strengthen the human resource foundations of the government by focusing on developing individual and institutional capacities. It fosters a culture of lifelong learning across all levels of public administration. Okay. So the next topic is Corruption Perceptions Index. This topic is important for your social issues. So India has climbed 5 places to the 91st position out of 182 countries and territories in the Corruption Perceptions Index of 2025. So this is a most widely used global corruption ranking in the world, published annually by NGO Transparency International since 1995. It is an index which ranks countries basically by their perceived levels of public sector corruption. Okay, so according to this index, least corrupt nations include Denmark, Finland, and Singapore. Most corrupt nations include South Sudan, Somalia, and Venezuela. And India has improved its rank from 96 to 91 this year. So the next topic is science-based targets
initiative. This topic is important for your environment section. So, India has the scale and momentum to influence how global business responds to climate risk. As per the top executives of Science Based Targets Initiative. Okay, so this SBTI is a corporate climate action organization which enables companies and financial institutions worldwide to play their part in combating the climate crisis. So SBTI develops standards, tools, and guidance which allows companies to set their greenhouse gas emission reduction targets. SBTI also helps companies and financial institutions to improve their risk management, attract investors, gain a competitive edge, and become leaders in sustainability. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.